हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप इस वीडियो का यूज़ यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए XYZ किसी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है, बेसिक्स सब में सेम रहेगा। सिर्फ माइनर डिफरेंस रहता है, किसी में करंट अफेयर से रिलेट करके पूछते हैं, किसी में सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पूछते हैं। ओके, दिस कोर्स रिप्रेजेंट बाय मी डॉक्टर दीपक सूरा एंड ये मेरे हैंड नोट्स हैं। थोड़ा हैंड राइटिंग इशू रहेगा, इसलिए मैं साथ के साथ डिक्टेट कर रहा हूँ। सो आइए शुरुआत करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले क्या रहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में इसका डिटेल दिया गया है? आर्टिकल 52 to 78। ओके, इसके अंदर क्या है, प्रेसिडेंट की फुल डिटेल्स होंगी हमारी। कहाँ पर है? आर्टिकल 50 to 78। पार्ट कौन सा है? पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ के अंदर और क्या होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या रहता है? उसके अंदर क्या होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर। ओके, उसके बाद क्या रहता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्यों यूज़ कर रहे हैं हम अपनी गवर्नमेंट के अंदर? प्रेसिडेंट क्या रहता है? एक तरह से सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडरिटी। क्या ये हमारी एकता, अखंडता, सत्यता, हमारी मजबूती को दिखाता है हमारे देश की। ठीक है, इसका अब देखते हैं हम इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें क्या है, आम जनता वोट नहीं करती। इसमें वोट कौन करता है? MP और MLA। ठीक है, MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और MLA जो आपके स्टेट लेवल पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो रहता है। ठीक है, उनका क्या रहता है, जो MP MLA हैं उनकी वोट की वैल्यू बना दी जाती है। उसकी वैल्यू को मेज़र करने के लिए कुछ फार्मूले हैं। उस फार्मूला जैसे कैसे है, MLA की क्या फार्मूला होएगा, जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल MLA से, और डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, और इस तरह MP का होता है टोटल MLA वैल्यूज़ ऑफ द ऑल स्टेट। अब जो यहाँ से वैल्यू आएगी ना, टोटल MLA वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल MP की वैल्यू से। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या आती हैं, वैल्यूज़ आती हैं कुछ। ठीक है, उन वैल्यूज़ के फिर आधार पर क्या करते हैं हम, टोटल वैलिड वोट्स हुई जितनी, उसको 2 से डिवाइड करते हैं +1। अप्रोक्स मीनिंग क्या हुआ कि 51% जिसकी इलेक्ट्रोल कोटा होगा वो लास्ट में जीतता है। ठीक है, वोटिंग क्या रहती है, वोटिंग कैसे होती है, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है, गिवन टू मैनी कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें हम एक को वोट डालते हैं, इसमें हम देते हैं प्रेफरेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से होती है। ठीक है, और एक यूज़ करते हैं वर्ड यहाँ पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पर क्या है, हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक बंदा एक वोट देता है, लेकिन वो क्या करता है, वहाँ पर प्रेफरेंस देता है। अब प्रेफरेंस काउंट होती है फिर बाद में, फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होगी। ठीक है, अगर फर्स्ट में रिजल्ट नहीं आता तो क्या करते हैं, दूसरी बार जो करते हैं, अब अगर कुछ लोगों ने सेकंड पर B कैंडिडेट को दिया है, ठीक है, लेकिन फिर वो ड्रॉ हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो सबसे कम B वाले जो बैलेट है उसको रिमूव कर देंगे, और जो फिर सेकंड प्रेफरेंस थी ना, उस वोट्स को हम दूसरे को दे देंगे, दूसरे कैंडिडेट को। ठीक है, इस तरह इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेट इन मोशन। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन इन एनी डिस्प्यूट। अगर इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वालिफिकेशन क्या होता है। इसके लिए हमारा क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक तो उसमें फर्स्ट क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता ही है, सब जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं, जॉब है, सब में इंडियन तो रहता ही है। इसमें एज है 35 ईयर। ओके, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ MP इलेक्शन। ओके, और इसमें एक मेन बात ये होती है, नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या रहता है कि उसको किसी भी ऐसी संस्था से नहीं जुड़ा होना चाहिए जो गवर्नमेंट के अंडर हो, और उसमें उसको कुछ सैलरी वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा हो। इसके प्रेसिडेंट के लिए वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ द
मिनिस्टर जो रहते हैं हमारी पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नॉमिनेशन करने के लिए क्या रहता है, इसमें 50 प्रोपोसर्स एंड 50 सेकेंडर्स इनकी ज़रूरत होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाया गया है कि भाई किसी को भी अगर प्रेसिडेंट के लिए हमें इलेक्शन में लड़ना है तो उसके लिए क्या होंगे, 50 लोग ऐसे होंगे जो उसका नाम प्रपोज करेंगे, और उनके अलावा 50 लोग ऐसे होंगे जो उसको सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा इलेक्शन में खड़ा होगा। ठीक है। और इसमें क्या रहता है, जितने भी इलेक्टर्स रहेंगे उनका 15,000 रुपये जमा होते हैं आरबीआई के अंदर। ठीक है। फिर आती ओथ, मतलब जब चुनने के बाद जो बनता है फिर उसकी ओथ में क्या कह रहता है, सिंपल है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फेथफुल रहेगा, execute the office, preserve, protect, defend constitution of the law, to devote himself to service and well-being of the people of India। ओके। अब मेन थिंग या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओथ को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है। ओथ को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर वो प्रेजेंट नहीं रहते तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कंडीशंस क्या रहती है। कंडीशंस ऐसी हैं कि भाई वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर मेंबर है तो उसको प्रेसिडेंट बनने के बाद उसकी सीट राज्यसभा लोकसभा से छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब कि है वो वैसी कोई सैलरी वाली जॉब पर नहीं रह सकता, मतलब उसको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। ऑफिशियल रेसिडेंस में रहना पड़ेगा, राष्ट्रपति भवन आपको पता है उधर रहना पड़ेगा उसको। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द ऑफिस, ये है उसको जो सुख सुविधाएँ दी जाती हैं, उसको अलाउंस दिए जा रहे हैं, उसका क्या रहेगा, उसकी जो टर्म है ऑफिस की, जो उसका 5 साल का पीरियड, उसके अंदर बीच में उसको हम हटा नहीं सकते, और उसको इम्यूनिटी दी जाएगी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इट्स टेन्योर। ओके। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके प्रेसिडेंट पे केस कर दे या कोई भी किसी भी कोर्ट में उसको बुला ले, ऐसा नहीं रहेगा। उसको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है क्योंकि अपने पूरे देश के लिए, पूरे देश की बात होती है। ओके। फिर टर्म क्या रहती है हमारी, 5 साल की टर्म है। ठीक है। कैन रीइलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्या रहता है, दूसरे में 1 बार 2 बार ही होता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी अमेरिका में कंटिन्यू वो 2 बार नहीं आ सकते। इस तरह से अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है। ठीक है। बियॉन्ड 5 ईयर, अगर उसका टेन्योर 5 साल के बाद भी चल सकता है, लेकिन तब तक चलेगा जब तक उसका सक्सेसर ज्वाइन नहीं कर लेता, लेकिन 5 साल का टेन्योर रहता है। रिज़ाइन किसको करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिज़ाइन किसको करेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को करेगा। फिर आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है, उसको प्रेसिडेंट को हम हटा कैसे सकते हैं उसकी पोस्ट से। उसको हटाने के लिए क्या है, इनिशिएटेड बाय द आइदर हाउस, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस में हम उस इम्पीचमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। इनिशिएट करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे पहले 1/4 मेंबर हु ट्रांसफ़र चार्ज साइन इट। जैसे भी मान लीजिए लोकसभा के उस पर चार्ज लगा दिया लोकसभा ने कि भाई हम इसको हटाएंगे, तो वहाँ के 1/4 मेंबर उसको साइन करेंगे। ठीक है। फिर उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा हाउस बचा है, जैसे लोकसभा में इनिशिएट किया था, तो राज्यसभा के अंदर क्या रहेगा, 2/3 मेजोरिटी उसको, जब उस 2/3 मेजोरिटी भी फिर हाँ भर देती है, हाँ करेगी, तो उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये तो क्या रहता है, क्वासी जुडिशियल रहता है एक तरह से। इस पर हम कोर्ट क्या रहता है कि भाई इसको जज कर सकती है अगर ये लीगल है इलीगल है, लेकिन पूरी तरह से उसको एकदम मना नहीं कर सकती कोर्ट। ओके। नॉमिनेटेड मेंबर वोट, इसके अंदर क्या रहता है, जो नॉमिनेटेड मेंबर रहेंगे वो इसमें वोट कर सकते हैं। और दिल्ली पांडिचेरी इलेक्टेड नोट वोट, इसमें ये 2 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया क्या है कि भाई जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं हमारी लोकसभा और राज्यसभा में, वो भी इसके अंदर वोट कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी के जो नॉमिनेटेड थे या इलेक्टेड हैं, सॉरी, इलेक्टेड इसमें वोट नहीं कर सकते। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है। फिर लेकिन आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया हो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो पार्टी उसमें मेजोरिटी में है उसी का प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि भाई उसको इम्पीच हो सके वो। ठीक है। वैकेंसी, अब उसको क्या रहता है, अगर
बीमार है, कहीं बाहर गया है, डेथ हो जाती है, या फिर उसको इम्पीच कर दिया जाता है, ठीक है, डेथ हो गई, ठीक है, इलेक्शन वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इलेक्शन तुम्हारा गलत हुआ है, तो क्या रहता है, जो प्रेसिडेंट है उसकी पोस्ट ले सकता है कौन, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कौन ले सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, ठीक है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो करेगा कैसे, वाइस प्रेसिडेंट के जैसे काम कर सकता है। अगर फिर वो भी नहीं है तो क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, मीन्स अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो वहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज इस की पोस्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट को संभाल सकता है, ठीक है। फिर क्या आता है, उसकी पावर्स क्या रहती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसी हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है भाई, एग्जीक्यूटिव मीन्स जहाँ भी एग्जीक्यूटिव वर्ड्स आए वहाँ पर क्या रहता है, जैसे अपना पीएम सीएम ये जो आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो जो कार्य करते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। वो क्या करता है, ये हमारा फॉर्मल ऐड होता है। फॉर्मल ऐड क्या है कि सिर्फ वो हमारे नाम का ऐड है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। मेक रूल्स इन विच ऑर्डर एक्सिक्यूटेड, वो रूल्स बनाता है जो जिसके अंदर रूल ऑर्डर एग्जीक्यूट किए जाएंगे। अपॉइंट करता है भाई किसको, पीएम को एंड मिनिस्टर्स को। और किसको करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड गवर्नर, इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स करता है, ठीक है। कैन अपॉइंट कमीशन इन द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल्स, डायरेक्टली अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द यूटीज़, ओके। ये क्या है, एक तरह से एग्जीक्यूटिव पावर्स है, ठीक है। फिर क्या आता है, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव क्या रहता है, एक तरह से जो कानून बनाने का काम रहता है ना, वो रहता है लेजिस्लेटिव के अंदर। और एग्जीक्यूटिव में क्या रहता है, उनको लागू करवाने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर, ठीक है। लेजिस्लेटिव मीन्स क्या रहेगा, जो हमारे रूल्स बनाएंगे, जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो रूल्स बनते हैं ना, उस तरह की बात है। ही कैन समन पार्लियामेंट एंड कैन डिजोल्व द लोकसभा एंड ज्वाइंट सीटिंग। ऐसा क्या रहता, इसका मीनिंग क्या है, ये पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा को डिसोल्व कर सकता है और ज्वाइंट सीटिंग भी बुला सकता है। ज्वाइंट सीटिंग कई बार क्या रहती है, अगर कोई बिल पास नहीं होता, अगर उसको मेजोरिटी नहीं मिलती, तो राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट सीटिंग होती है, ठीक है। उसके लिए प्रेसिडेंट परमिशन देता है, तब वहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। और ज्वाइंट सीटिंग का हेड कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ना कि राज्यसभा का हेड नहीं होता, ठीक है। अब क्या करता है, और क्या काम है लेजिस्लेटिव पावर के अंदर, एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब नई गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है स्पीकर तभी होगा प्रेजेंट वहाँ पे, तो वो क्या एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। फिर क्या है, मैसेज टू पार्लियामेंट अबाउट पेंडिंग बिल्स। अब नई गवर्नमेंट आने से पहले कुछ अगर पेंडिंग बिल्स रह गए थे तो उनको वो बताता है, ठीक है। ही कैन इलेक्ट एनी एमपी ए स्पीकर इन बोथ हाउसेज व्हेन स्पीकर नॉट प्रेजेंट। स्पीकर अगर लोकसभा में नहीं है, अगर राज्यसभा में चेयरमैन नहीं है, तो वह किसी को भी स्पीकर और चेयरमैन के रूप में वो अपॉइंट कर सकता है। ये अपॉइंट करता है भाई राज्यसभा के अंदर कितने, 12 मेंबर, ठीक है। और क्या रहते हैं, 2 मेंबर होते हैं लोकसभा के अंदर, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के, ये अपॉइंट कर सकता है, मतलब अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट करता है। जैसे कोई भी अच्छा काम करता है, साइंटिस्ट है या सोशलिस्ट है, ठीक है, उनको अपॉइंट करते हैं इसके अंदर, आर्ट साइंस से रिलेटेड कुछ है। और एंग्लो इंडियंस क्या है, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं उनकी संख्या कम रहती है, पॉपुलेशन कम है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 2 मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं। डिस्क्वालीफाई एमपी विद एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कुछ रूल्स रेगुलेशन, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन 1951 एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकता है एमपीज़ को, ठीक है। उनको करेगा तो फिर एडवाइस देता है वो किसको, प्रेसिडेंट को, और वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है भाई। अभी क्या आता है, नेक्स्ट देखते हैं हम 7th, इज परमिशन टू इंट्रोड्यूस बिल्स। अब जब भी पार्लियामेंट अगर किसी भी पार्लियामेंट में बिल्स अगर प्रेजेंट करने हैं तो क्या होगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन क्या रहेगी, रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया एंड स्टेट क्रिएशन ऑफ द बाउंड्रीज।
ये दो सिचुएशंस ऐसी रहती हैं जिसमें क्या है, किसी भी बिल को पास करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या रहता है भाई? कॉन्सोलेटेड फंड क्या मतलब है? हमारे जो इंडिया के अंदर फंड क्या रहते हैं, 3 प्रकार के रहते हैं, कॉन्सोलेटेड फंड एंड कॉन्स्टिजेंसी फंड, ओके, और एक क्या रहता है, पब्लिक फंड। कॉन्सोलेटेड फंड में क्या रहता है, इसमें जितना भी देश के अंदर हमने रिसिप्ट, जितना भी पैसा आया, जितना भी खर्च हुआ, जितना भी टैक्स आया, वो सब क्या रहता है, कॉन्सोलेटेड फंड के अंदर रहता है। ठीक है। फिर क्या रहता है, बिल्स। बिल्स जितने भी पार्लियामेंट के अंदर बिल्स आते हैं, लास्ट में क्या रहता है, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट क्या करता है, उनको या तो डायरेक्ट पास कर देगा भाई, हाँ तुम्हारा बिल अच्छा पास है, रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट करने का क्या भी प्रोसीजर रहता है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है कि भाई सेंड बैक। ठीक है, अगर वो उसको बैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस होता है, मनी बिल। मनी बिल को प्रेसिडेंट बैक नहीं कर सकता कभी भी। अगर दूसरे कोई बिल को उसने बैक किया तो क्या रहता है, प्रेसिडेंट ना सॉरी पार्लियामेंट उसको रिकंसीडर करती है, हाँ भाई हमारे बिल में गलतियाँ हैं, और रिकंसीडर करती हैं। वो चाहे तो उसको सुधार सकती हैं या फिर एज इट इज़ उसको वापस भेज सकती हैं। लेकिन दूसरी बार भेजने के बाद प्रेसिडेंट को, वो ठीक हो या गलत हो, जैसा भी हो, प्रेसिडेंट को उसकी हामी देनी पड़ेगी, मतलब कि प्रेसिडेंट को वो पास करना पड़ेगा। ठीक है। फिर क्या रहता है, इन स्टेट ऑफ केस, स्टेट के जो स्टेट्स रहती हैं वहाँ पर क्या है, नोट रेस्ट्रिक्टेड टू गिव असेंट अगेन। देखिए पार्लियामेंट में तो क्या है, पावर में कौन है, जो हमारे पीएम मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है, उसने प्रेसिडेंट को चुना है, इसलिए वो दोबारा मना नहीं कर सकता। लेकिन स्टेट वाला जो बिल अगर वहाँ पर गया प्रेसिडेंट के पास, और दूसरी बार भी प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, तो वहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसको दोबारा दूसरी बार भी उसको पास ही करना पड़ेगा, और दूसरी बार भी उसको मना कर सकता है। ये मतलब है इसका। प्रोमुलगेट प्रोमोट ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन पावर। पार्लियामेंट अगर पावर में नहीं रहती, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ प्रोमोट कर सकता है ऑर्डिनेंसेस, जैसा कि कंट्री के ज़रूरत होती है उस टाइम पर। फिर आगे था हमारा भी लेज रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट प्रोड्यूस बाय द कैग। ये क्या था, कॉम्पटेलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड यूपीएससी फाइनेंस कमीशन। इनमें क्या रहता है अभी, जैसे कि जो जो इनकी रिपोर्ट आती है, क्या क्या करता है भाई, जितना भी हमारा रिसिप्ट आती है, जितना भी मतलब क्या रहता है, खर्च, सरकार का खर्च रहता है, जितना भी उसको टैक्स की इनकम होती है, इस तरह से जो जो लेना देना है, जो पब्लिक है उसकी जो पैसा है, उसकी क्या एक रिपोर्ट बनाता है, और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है। फिर आगे पावर आती है इसकी फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में क्या रहता है, प्रियर परमिशन फॉर मनी बिल इंट्रोडक्शन। मनी बिल को भी प्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट में इसकी परमिशन तो लगती है, लेकिन मनी बिल को प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता, अगर उसके पास गया तो उसको हामी भरनी पड़ती है। ठीक है। ही काज टू बी लेड यूनियन बजट। या यूनियन बजट प्रोड्यूस करने के लिए वो बोलता है भी हाँ अब यूनियन बजट प्रोड्यूस करो, एक तरह से फॉर्मेलिटी रहती है सब। ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। अब क्या रहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री हैं, जैसे जैसे हमारे बजट में जो डिमांड है, भाई हमको इतना पैसा चाहिए, तो वो सब क्या है, प्रेसिडेंट के थ्रू करते हैं सब। कैन मेक एडवांस फ्रॉम कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है, कॉन्टीजेंसी का मीनिंग क्या, कैसा फंड रहता है भाई, ये क्या है, ये किसी भी मतलब कि हम जैसे कोई भी बाढ़ आ गई, ठीक है, या भी नेचुरल कैलेमिटी, या फिर कि भाई देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, मतलब कि इमरजेंसी की तरह यूज़ होता है, आप इसको मान सकते हैं कि इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको एलोकेट किया जाता है वहाँ से। और कंसोलिडेटेड नॉर्मल जो फंड, जितना भी टैक्स आता है जाता है, जहाँ भी खर्च होता है। ठीक है। उसके बाद क्या रहे, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है फाइनेंस कमीशन हर साल। ठीक है। वो क्या करता है, जितना भी टैक्स आता है ना कंट्री का, उसको डिवाइड करता है हर एक स्टेट के अंदर। ठीक है। फिर इसके अंदर अगली पावर होती है भाई जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल मतलब जो कि कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है। वो क्या करता है, अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है। अब क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे जो कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जो बिल्कुल
जुडिशरी के अंदर जो टॉप मोस्ट पावर है सुप्रीम कोर्ट जज, और उनसे भी ऊपर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लिए केसेस इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? एक तरह से सरकारी वकील है। वो क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? जैसे भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं स्टेट वर्सेस अब आवर कंट्री, जैसे देश के खिलाफ अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है कहीं पे, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, उस वो एडवाइस ले सकता है किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन। ये अलग अलग पावर्स रहते हैं, अलग अलग। आगे हम पढ़ेंगे क्या कुछ होता है उसके अंदर। आगे देखते हैं भाई डिप्लोमेटिक पावर्स रिप्रेजेंट इंडिया करता है भाई। जैसे हमारे जो एम्बेसडर रहते हैं, एम्बेसडर राजदूत जो हमारे देश से बाहर जाते हैं उनको भेजना। डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों के अंदर। वो सब किसके अंडर आता है? प्रेसिडेंट की पावर के अंडर। आगे आता है हमारा मिलिट्री पावर्स के अंदर क्या है? सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस एंड फोर्सेस ऑफ द इंडिया। इमरजेंसी पावर, जब इमरजेंसी लगाते हैं देश में तो किसका काम होता है? प्रेसिडेंट का। अब आता है कि विटो पावर क्या है? एक तरह से भाई मनाही करता है वो, मनाही करने की उसके अंदर पावर होती है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 111। ठीक है, 111 याद रखना इसको। विटो, एब्सोल्यूट विटो क्या होती है? एब्सोल्यूट विटो क्या होता है? वो डायरेक्ट मना कर देता है विद होल्डिंग ऑफ द असेंट इन द बिल। डायरेक्टली असेंट इन द विदाउट विद होल्डिंग ऑफ द असेंट इन द बिल। ओके। सस्पेंसिव क्या होती है? कैन ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विद ए हायर मेजोरिटी। सस्पेंसिव विटो क्या रहती है? कैन ओवर रिडन बाय द लेजिस्लेचर विद ए हायर मेजोरिटी। वहाँ पर क्या रहता है? अगर लेजिस्लेटिव की मतलब जो कि हमारी पार्लियामेंट है, अगर उसके अंदर हायर मेजोरिटी है तो उसको वो ख़त्म कर देते हैं। मतलब यहाँ पर उसकी कम पावर चलती है एक तरह से। पॉकेट वीटो का मीनिंग क्या रहता है? टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल। वो क्या करता है? ना मना करता ना उसको पास करता। ऐसी सिचुएशन हो जाती है पॉकेट वीटो। ठीक है। क्वालिफाइड वीटो ये अमेरिका के अंदर रहता है, हमारे अंदर ऐसा क्वालिफाइड वीटो नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये डिटेल में दिया गया आगे। एब्सोल्यूट वीटो कैसे क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो क्या? विन होल्ड हिज असेंट बिल नॉट बिकम एन एक्ट। वो अपनी सहमति को रोक लेता है भाई। जब तक रोक लेगा तब तक बिल है जो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल नोट बाय मिनिस्टर। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में भी और कई जगह एंट्रेंस में भी। प्राइवेट बिल मेंबर बिल क्या होता है? अगर राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी एमपी जो प्रेजेंट हैं वो अगर बिल प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। बस शर्त ये होती है कि कोई भी मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि मिनिस्टर जैसे हमारे रहते हैं ना, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके अलावा जितने भी एमपी एमएलए हैं वो अगर बिल को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। कैबिनेट रिजाइन, न्यू कैबिनेट एडवाइस प्रेसिडेंट नोट टू गिव असेंट। ओके, ये कुछ एग्जांपल हैं एब्सोल्यूट वीटो के। फिर आता है सस्पेंसिव वीटो। यहाँ पर क्या रहता है? प्रेसिडेंट वीटो ओवर रिडन बाय द रीपैसेज ऑफ द बिल बाय द सेम सिंपल मेजोरिटी इन यूएसए नीड हायर एंड द सिंपल स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ क्या रहता है? अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया भाई मैं इसकी सहमति नहीं दूंगा, तो क्या रहता है? पार्लियामेंट से मेजोरिटी उसको पास करती है और उसको पास कर दिया जाता है। मतलब अगर मेजोरिटी उसको बोल रही है कि हाँ नहीं हमें तो ये बिल पास ही करवाना है, तो दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट की जाती है और वो सस्पेंसिव वीटो के अंडर आता है और प्रेसिडेंट के लिए फिर वो पास करना ही पड़ता है उसको। ठीक है। लेकिन मनी बिल में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसको बैक नहीं दे सकता। या तो उसको भाई सहमति देनी पड़ेगी या वो क्या करता है? कुछ दिन का वेट करता है। ठीक है। फिर पॉकेट वीटो देख, पॉकेट वीटो सिंपल है भाई। वो बिल को इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या करता है? उसको अपनी पॉकेट में डाल लेता है। मतलब कि उसको ना हाँ बोलता ना उसको मना करता। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर लेता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। उधर क्या रहता है? 10 दिन का टाइम होता है भाई, हाँ बोल ना बोल कुछ तो बोल। वो क्या रहता है? ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि भाई हमारे प्रेसिडेंट की पॉकेट यूएसए के प्रेसिडेंट से बहुत बड़ी है। जस्ट ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। और
एक ये एक्सेप्शनल केस रहता है, नो वीटो पावर इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेक इट ओब्लिगेटरी टू गिव असेंट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम अमेंडमेंट करते हैं, यानी किस विधान के अंदर अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी नहीं दिखा सकता, ठीक है, असेंट करूँगा, मना करूँगा, हाँ करूँगा, तब उसकी नहीं चलती। तब क्या रहता है, जो गवर्नमेंट बोलती है उसको वही करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है भाई प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशंस। अब प्रेसिडेंट की भाई जो वीटो पावर है, जो स्टेट वाली लेजिस्लेशन है उनके ऊपर कैसे उसकी पावर रहती है, वहाँ भी सेम बात रहती है, बिल एक्ट बन जाता है उसकी के बाद, ठीक है। वहाँ पर क्या रहता है, गवर्नर क्या रहता है, गवर्नर भी सेम प्रोसीजर रहता है, वहाँ भी गवर्नर के पास जाते हैं, वो भी पास कर सकता है उसको, या विद होल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, या फिर वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसको रख सकता है। ये सब कौन से में आर्टिकल 200 में दिया गया है। और प्रेसिडेंट की सहमति कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 201 में, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन में यहाँ कुछ डिफरेंस दिए गए। अभी डिफरेंस क्या है, जो भी बिल होगा उसको क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। स्टेट में भी ये सब होता है। मनी बिल मैंने आपको बता दिया कई बार कि रेटिफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है। मनी बिल को ना तो सेंटर में उसको रिटर्न कर सकते हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेशन में उसको रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन पावर है, मेन सोर्स दिखाता है अभी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। अगर ये सब उल्टा फुल्टा होगा तो गवर्नमेंट गिर जाती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन रेटिफाई, नो रिजेक्टेड, नो रिएक्शन, बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटर। अब क्या, अभी अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई कोई महाराष्ट्र का एमपी है और महाराष्ट्र की जो सदन है वो बोलेगी हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट में होती है, स्टेट के अंदर ऐसी कोई पावर नहीं होती, ठीक है। वो अपने स्टेट के अंदर अपने स्टेट के रूल्स बना सकते हैं, लेकिन अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वो उनका कुछ हाथ नहीं होता चेंज करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस बनाता है अभी जब पार्लियामेंट रेसेस में होता है, या फिर पार्लियामेंट नया बनता है, इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है, पार्लियामेंट हमारा पावर में नहीं है, गवर्नमेंट हमारी पावर में नहीं है, तो क्या आर्टिकल 123, ठीक है, उसके पास पावर होती है। ये पावर क्या रहती है भाई, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ लेजिस्लेटिव के बिल्कुल इक्वल हो जाए, पैरेलल है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ केसेस है, ठीक है। मेन बात क्या है, पहले बोल रहे थे भाई जस्टिसेबल है, मतलब हम कोर्ट में जा सकते हैं कि उसने प्रेसिडेंट ने ठीक काम किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1975 इंदिरा गांधी का टाइम था, तब वो बोल रहे थे नहीं नहीं हमने जो काम कर दिया वही ठीक है, तुम कोर्ट में नहीं जाओगे। लेकिन उसको हटाने के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में। अब प्रेसिडेंट कुछ भी ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा, अगर वो कुछ करता है तो उसको हम कोर्ट में जाके देख सकते हैं ठीक किया गलत किया, यानी कि वो जस्टिसेबल होता है, गलत किया तो हम कोर्ट में जाके उसको ठीक कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। और फिर क्या रहता है, जो उसने रूल बनाए थे ना, ऐसा नहीं वो रूल बना दिए तो वो सदा के लिए, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो क्या है कंटिन्यू भी कर सकती है, उसको पास कर सकती है, उसको बंद भी कर सकती है, ठीक है। ऑटोमेटिक रिपेल हो जाता है 6 वीक के अंदर, ओके। नीड 2 हाउसेस फॉर पास, 1 हाउस डिजोल्व देन पास ऑर्डिनेंस, ओके। वॉइड व्हेन बोथ हाउसेस इन सेशन। ऐसा क्या रहता है कि भी इसको पास करने के लिए दोनों हाउसों की ज़रूरत पड़ती है, अगर एक हाउस प्रेजेंट है उस टाइम पे, ठीक है, तो क्या है ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है, ठीक है। वॉइड व्हेन बोथ हाउसेस इन द सेशन, लेकिन जब दोनों हाउस वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्योंकि कानून पास करने का ये रूल होता है कि वो दोनों हाउस में पास होना चाहिए, लेकिन एक जो दूसरा है वो, लेकिन वो तो अभी नया बना है, ठीक है, इसलिए उसको बंद कर दिया जाता है उस रूल को। नो इफेक्ट ऑन द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस बाय आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 क्या है, यहाँ पर क्या है, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, वो क्या है प्रेसिडेंट लगाता है, उसका क्या है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डिनेंस बनाते टाइम, उस टाइम पे अपनी पावर चलती है उसकी, उस टाइम भी वो बना सकता है। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बस सिंपल बात है कि भाई प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के इक्वल नहीं है, प्रेसिडेंट बस वो एक तरह से इमरजेंसी में काम करने के लिए है, ये बोलना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर पार्डनिंग पावर, आपने सुना होगा कि फांसी की सज़ा होगी, कुछ हो गया, बड़ी सज़ा होगी, मौत की होती, तो सब पार्डन के लिए किसके पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास। ये प्रेसिडेंट के ये पावर कहाँ से मिली, आर्टिकल 72। इसको याद कैसे करोगे,
अक्षय कुमार की एक मूवी है, उसमें क्या है वो एक जो उसका विलन रहता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको मारने जाता है लेकिन छोड़ देता है, 72 सिंह शायद नाम है उसमें, ठीक है, 72 सिंह उसको छोड़ देता, माफ़ कर देता किसको, विलन को, ठीक है। 72 अक्षय कुमार ने विलन को छोड़ दिया। पार्डन सिद्ध आपको पता है, सॉरी मांगते हैं, ठीक है। रिमूव सेंटेंस एंड कॉन्विक्शंस, पार्डन उसके पास जाते हैं भाई, वो माफ़ी मांगते हैं उससे, प्रेसिडेंट से, तो वो क्या करता है, रिमूव कर देता है सेंटेंस को, जितनी भी उसको सजा उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। फिर एक होता है कोम्यूटेशन। कोम्यूटेशन क्या रहता है, सब्सटीट्यूट टू लाइटर फॉर्म, डेथ टू इम्प्रिजमेंट। अब किसी को क्या रहता है अभी, डेथ की सज़ा दे दी, ठीक है, तो उसको क्या इम्प्रिजमेंट में उसको क्या है, जेल कर देता है, ठीक है। फिर रहता है रिमिशन। रिमिशन में क्या रहता है, उसकी पीरियड को कम कर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है रिस्पाइट। रिस्पाइट को क्या रहता है, लेसर सेंटेंस। लेसर सेंटेंस क्या है, कैसे भी, कुछ को क्या रहता है, फिजिकल प्रॉब्लम है किसी की, कोई चल नहीं सकता, कोई अपाहिज है, क्या कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है क्योंकि उसकी उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को देख के, ठीक है। फिर एक आता है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या रहता है, टेम्पररी स्टेट ऑन द सेंटेंस। टेम्पररी कुछ स्पेशल केसेस में क्या रहता है, उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। इसको याद कैसे करना है, कंप्यूटेशन, ठीक है, कंप्यूटर कैलकुलेशन को लाइट कर देता है, ठीक है। कॉम्प मतलब कंप्यूटर, कैलकुलेशन को क्या कर देता है, लाइट। लाइट मीन्स सब्सटीट्यूट टू लाइटर फॉर्म, इसको याद ऐसे करेंगे। रिमिशन, मिशन, मिशन मतलब मिशन का कुछ मिशन का कुछ क्या रहता है, पीरियड रहता है ना, टाइम रहता है, तो पीरियड यहाँ पर क्या रहता है, कम कर देता है। रिस्पाइट, RESP मतलब रेस्पिरेशन से इसको रिलेट कीजिए। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या रहता है, रेस्पिरेशन में फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है भाई, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है। रिस्पाइट मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी। रिप्राइव, रिप्राइव को हम कैसे दे सकते हैं, डिप्राइव, रोक देते हैं ना किसी को, स्टे लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 167, सॉरी 161। गवर्नर आल्सो हैव पावर टू पार्डन। गवर्नर के पास भी ये सारी पावर होती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस की कोई पावर नहीं होती है ऐसी, ठीक है। कोर्ट मार्शल मतलब जो कि मिलिट्री से रिलेटेड पावर्स है, और डेथ सेंटेंस से रिलेटेड जो पावर है वो सिर्फ हमारे किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नो ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे अगर सज़ा हुई है और मैं सिर्फ ओरल बोल दूँ भाई प्रेसिडेंट को, यहाँ से आवाज़ दी और वो मेरी सज़ा कम कर दे, ऐसा नहीं होता, रिटर्न में उसको भेजनी पड़ती है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन एग्जामाइन फ्रेश एविडेंसेस, ठीक है। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कुछ भी एविडेंस दे दिया और उसको वही मान ले, वो बोल सकता है कि मुझे तो फ्रेश अलग से ला के दो। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पावर ऑन एडवाइस ऑन द यूनियन कैबिनेट, नॉट बाउंड टू गिव रीज़न। उसको ज़रूरत नहीं है भाई किसी को रीज़न देने की, ठीक है। नो नीड टू गाइडलाइंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, नो जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट सम केसेस, वंस रिजेक्टेड कैन नॉट स्टे फिलिंग अनदर पिटिशंस। अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा उसको कोई पावर नहीं मिलती। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पोजीशन क्या है, आर्टिकल 53 के अंदर क्या बोला गया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं उसको, अंडर प्रेसिडेंट डायरेक्टरी एज ऑफिसर और सबॉर्डिनेटेड टू हिम। क्या रहता है, एक तरह से फॉर्मल चीज़ है ये कि वो पीएम को बनाता है, बस यही बोलना चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट करता है। प्रेसिडेंट क्या है, वो क्या है, पीएम को सिलेक्ट करता है, एक तरह से वो बोलता है हाँ अब तू पीएम है, एक तरह से। लेकिन ये तो मजाक की बात है, वो खुद ही मेजोरिटी में है, मेजोरिटी में होता है तभी वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में अजीब ही चीज़ है सब। आर्टिकल 73 में क्या होता है, एक्सटेंड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 73 क्या बोलता है कि भाई एग्जीक्यूटिव जो पावर है, जो कार्यशैली है, उसको बढ़ा सकता है वो। आर्टिकल 74, पीएम एंड द काउंसिल गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट। अब जो वहाँ पर ये आ गई ना मेन बात, अब आर्टिकल 74 में अब जितने भी प्रेसिडेंट काम करता है ना, उसकी एडवाइस कौन देता है उसको, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल। अब एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस दे दिया, लेकिन हमें पता है आज के टाइम क्या हो रहा है, जितनी भी जो पावर जो प्रेसिडेंट सॉरी जो पीएम बोलेगा वही प्रेसिडेंट करता है। सो ये सब दिखावे की चीज़ें हैं, ये इसको सिलेक्ट करता, उसको करता, ये करता, वो करता, कुछ नहीं होता ऐसा। आर्टिकल 75, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इस ये अच्छी चीज़ है कि भाई इसमें क्या रहता है, जो काउंसिल्स बनाई जाती है मिनिस्टर्स की, क्या रहता है, कुछ लोग काउंसिल्स के अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारी पार्टी मान लीजिए, जैसे भी बीजेपी है या और कोई भी, अगर आज के टाइम बीजेपी पावर में है तो उसके कुछ एमपी क्या रहेंगे,
कुछ मेन एमपी को सिलेक्ट करके हम काउंसिल बना लेते हैं, और वो काउंसिल क्या होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, लोकसभा को। अगर कुछ गलत काम करती है ना तो क्या रहेगी, लोकसभा की उसकी जिम्मेवारी रहेगी। अगर वो गलत काम कर रही है तो लोकसभा उसको हटा सकती है उसको, ठीक है। अब पावर विदाउट डिस्क्रिएशन, पावर विदाउट डिस्क्रिएशन मतलब क्या है, डिस्क्रिएशन का मीनिंग क्या होता है कि वो अपने विवेक के आधार पर सोच विचार के कुछ वो अपने डिसीजन ले सकता है, ठीक है। अपॉइंट पीएम व्हेन नो मेजोरिटी पार्टी पीएम ऑफिस नहीं सडनली। अब क्या रहा भाई, मेजोरिटी में नहीं है, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, या फिर उसकी डेथ हो जाती है, या कोई और सक्सेसर नहीं प्रेजेंट है, तो प्रेसिडेंट किसी को भी पीएम बना सकता है उस टाइम पे। डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन नो कॉन्फिडेंस प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा। ये अभी बताया ना मैंने कि क्या भाई रिस्पॉन्सिबल रहता है लोकसभा को। अगर ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है ना तो सरकार गिर जाती है उस टाइम पे, ठीक है। और डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा व्हेन पार्टी लॉस्ट हिज मेजोरिटी, ओके, डिजोल्व कर देता है जब उसकी पार्टी को मेजोरिटी नहीं रहती। तो ये इस तरह से उसकी पावर्स है और ये उसकी पोजीशंस है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।